अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ आ रही है जनाब? सर। चलें, क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने वेरिएबल बनाना सीखा था और कुछ डेटा टाइप्स के बारे में सीखा था। ठीक है जी, आगे जी। कंटिन्यू करते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है उसका टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स दो वेरिएबल के बीच में कनेक्टिविटी या कोई किसी किस्म की जो है कंपैरिजंस के लिए हम यूज करते हैं। तो ऑपरेटर जो पीएचपी में होते हैं तकरीबन 7 तरह के होते हैं, जिसमें से हम जो है कुछ ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। सबसे हम्म। पहले जो होता है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर मैथमेटिकली वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर वो होता है जिसमें हम किसी ऑपरेटर को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर्स वो होते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स के बिटवीन रिलेशन क्रिएट करते हैं। तो हम आ जाते हम्म। हैं हमने ड्रीम वीवर पे और एक नई फाइल क्रिएट करते हैं जनाब। सर, आपने विजुअल स्टूडियो नहीं जी। इंस्टॉल किया? आपने कहा था विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल VS कर कोड लेंगे। की बात करें, ठीक है, मैं वीएस कोड ले लेता, कोई मसला नहीं है। मैंने वीएस कोड इंस्टॉल कर लिया था। कंपैरेटिवली वीएस कोड के ये ज्यादा आसान होता है वैसे। मैं नई फाइल पे क्लिक करता हूँ, न्यू पे, और न्यू फाइल ली मैंने यहाँ पे। ठीक है, और इसको सेव कर दिया class-3.php। ठीक है जी, और यहाँ पे इसको सेव करवा दिया। ठीक, पीएचपी का ओपनिंग टैग लिखूंगा और उसका क्लोजिंग टैग लिख लूंगा। और यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया $var1, वेरिएबल वन लिया मैंने यहाँ पे 25। ठीक है जी, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही हूँ। वेरिएबल टू लिया मैंने यहाँ पे 10। अर्थमेट्रिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा एको और इन्वर्टेड कॉमा में लिख देता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इन्वर्टेड एंड ऑफ लाइन। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको, और सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर में आता है एडिशन। अच्छा, ये एक ही लाइन में लिखे हुए आ जाएंगे, तो मैं BR टैग लगा लेता हूँ साथ साथ, ताकि एक लाइन का स्पेस मुझे मिल जाए। हम्म। अच्छा, मैं आऊँगा अपने ब्राउजर में और यहाँ पे लिखूंगा HTTP:// और यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट। ठीक है, और उसके बाद आपका नाम। ठीक है, और उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे class3.php। 31 हो गया। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर एडिशन लिखा हुआ आ गया। हम्म। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा एको और $var1। अच्छा, इनके बिटवीन प्लस की साइन लगाई और $var2। ये हो जाता है अर्थमेटिक में सम। सेव करूंगा और यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, तो देखें एक एरर आया लाइन में। तो लाइन ये कह रहा है यहाँ पे आपने एंड ऑफ लाइन नहीं लगाया, उसको लगा दिया मैंने सेमी कॉलन। अब दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो 35 लिखा हुआ आ गया। क्लियर हो गया? सर। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, तो इसको ले लेते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है जी, उसके बाद मैं इसको रखता हूँ माइनस का साइन, और ये मेरे पास 25 में से ये माइनस हो गया 10, तो 15 बचा। मल्टीप्लीकेशन में आते हैं, और मैंने इसके बिटवीन स्टेरिक का साइन लगाया, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो मैं यहाँ पे कोई और फिगर देना चाहूँ, मैं कहता हूँ 4 से 5 से मल्टीप्लाई हो जाए,
25 5 से जो भी आंसर होगा मेरा वो यहाँ पे शो करेगा 125। क्लियर है? सही। इसके बाद डिवीजन। डिवीजन के लिए मैं यहाँ पे स्लैश यूज करूंगा। डिवाइड हो गया। क्लियर? सही। अच्छा, एक होता है मॉड्यूलस। DOLUS, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या करता है? आपने रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस किए होंगे इसके अपना नॉर्मली मैथमेटिक्स के अंदर, यानी डेसिमल से पहले पहले जो लास्ट स्टेप होता है जहां पे कोई रिमाइंडर वैल्यू बच जाती है या नहीं बचती, जीरो हो जाता है फुल डिवाइड पे, तो जो भी फिगर बचता है वो आपका रिमाइंडर बन जाता है। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाऊंगा और ये 25 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 जो है 12 का 24 होता है, एक बच जाएगा तो रिमाइंडर मेरा जो बचा हुआ आएगा 1 आ जाएगा। अगर मैं 5 के टेबल से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा आएगा 0। क्लियर है? ठीक ठीक है। तो ये थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के मैं यहाँ पे दिखा दूं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। क्लियर? अब सेकंड जो ऑपरेटर की टाइप होती है वो होती है असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सबसे पहला होता है वैल्यू असाइन करना, किसी को कोई वैल्यू देना। फर्ज करें कि हम लोग जो है, मैं और आप कहीं हम जा रहे हैं, तो अब आपके पास जो है फिलवक अमाउंट 0, मैंने आपको 100 रुपये दिए, मैंने कहा ये 100 रुपये आप मेरी तरफ से रखें, इसको हम इसको खर्च करेंगे आगे। तो आपके पास अकाउंट में 100 रुपीज आ गए। ठीक है, फिर आगे गए और फिर मैंने बैंक से 100 रुपये और निकाले, मैंने आपको 100 रुपये और दे दिए। तो पहला जो स्टेप था वो असाइन करना था, आपको एक वैल्यू दी। और सेकंड स्टेप में आपके पास 100 रुपये मेरे मौजूद थे, मैंने उसमें 100 रुपये मजीद आपको ऐड करवाए, ये 100 रुपये आप ये रख लें मजीद। तो आपके पास 100 रुपये थे, मैंने 100 रुपये मजीद दिए, तो ये 200 रुपये हो गए। असाइनमेंट एडिशन, मौजूदा वैल्यू में कुछ इजाफा करना। ठीक है, फिर आगे हम गए और आगे जाने के बाद हमने एक बस की टिकट खरीदी जो 50 रुपये पर पर्सन था। पैसे आपके पास थे 200 रुपये, तो मैंने आपसे 50 रुपये अपने और 50 रुपये अपने आपके लिए, और 2 टिकट ले लिए। तो क्या हो गया? असाइनमेंट सब्ट्रैक्शन हो गया। अब आपके पास जो है 100 रुपये बच गए। ठीक है, 150। तो 50 जी, तो आपके पास जो रिमाइंडर बच रहा है वो आपके पास फाइनल फिगर होता है, उसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आगे गए, आपने जो है 100 रुपये का आपने जो है एक गेम था, उसके पे 100 रुपये खेले और निशाना लगाया, आपने 100 रुपये दिए और निशाना लगाया, आपको 100 के 200 रुपये मिल गए। तो असाइनमेंट मल्टीप्लीकेशन हो गया बाय 2। और असाइनमेंट डिवीजन क्या होता है कि भाई एट द एंड अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए और आपसे मैंने अपने 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 पैसे वापस लिए, जो बचे दो हिस्सों में कर दिए पैसे, तो 50-50 डिवाइड हो गया। तो उसको असाइनमेंट डिवीजन कहते हैं। इसको आसानी से समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स पे जाते हैं। ठीक है, तो ये और ज्यादा आसानी से समझ आ जाएंगे हमें। मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको असाइनमेंट ऑपरेटर करता हूँ। और सबसे पहले वैल्यू होती है असाइन। असाइन में गया और मैंने यहाँ पे किया एको डॉलर नंबर 1 इज इक्वल टू 10। तो नंबर 1 एक वेरिएबल था जिसको मैंने 10 रुपए की अमाउंट दी। क्लियर हो गया? सेव किया इसको और यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन हो गया 10। क्लियर? ओके। अब उसके बाद हम सेकंड ऑपरेटर पे आते हैं और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया और मैं असाइनमेंट एडिशन करूंगा, ऐड। आगे जाके मैंने इसको 10 रुपये और ऐड किए, तो अब मैं क्या करूंगा? $नंबर 1, ठीक है, +10 कर दूं तो क्या ये दुरुस्त होगा? क्योंकि यस नंबर सर। 1 की वैल्यू मैं ऊपर लाइन नंबर 23 में 10 डिफाइन कर चुका हूं, तो अगर ये पहले डिफाइन है तो इसकी वैल्यू में 10 ऐड हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए ना? ठीक है, 20 आ गया आपके सामने। लेकिन इस तरीके को एक और आसान जबान में लिखा जाता है, प्लस इजकल टू, यानी मौजूदा वैल्यू जो है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा $नंबर 1। अच्छा, अभी $नंबर 1 20 वैल्यू है इसकी, प्लस इजकल टू 10। मैंने कहा मजीद 10 रुपये और ऐड कर दो, तो ये वो फिगर है जो ऊपर वाली इक्वेशन के इक्वल है। तो अब इसकी वैल्यू 30 हो गई, 30 लिखा हुआ नजर आया है। ठीक है, तो असाइनमेंट एडिशन की जरूरत हमें प्रोग्रामिंग में कई जगहों पे पड़ती है जब हम मुख्तलिफ किस्म के लूप्स चलाते हैं। असाइनमेंट सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? सिर्फ माइनस का साइन लगेगा
माइनस का साइन लगा देंगे तो असाइनमेंट सब्ट्रैक्शन हो गया। 30 में से 10 माइनस कर दिए, या मैंने कहा 30 में से 15 माइनस कर दो, तो ये 15 रह जाएगा। फिर असाइनमेंट डिवीजन डिवाइड कर देते हैं। अब 15 है मेरे पास अकाउंट, 15 रुपए थे, तो मैंने कहा 3 बंदों में डिवाइड कर दो इक्वल। तो उसके लिए क्या करेंगे कि भाई डिवाइड इज इक्वल टू 3। तो हर बंदे के पास कितना बचेगा, 5 रुपए। 5। ठीक है। उसके बाद मॉड्यूलस वैसे यहाँ पे काम नहीं करता, लेकिन आप मॉड्यूलस लगा सकते हैं। परसेंटेज इजिकल टू लगाएंगे तो मॉड्यूलस आ जाएगा। उसमें क्या होता है कि 5 है ना, तो मैंने इसको कर दिया 2, तो मेरे पास मॉड्यूलस में 1 आ जाएगा। डिवाइड करेगा 5 पे, और जो भी रिमाइंडर बचेगा वो 1 आ जाएगा। अब ऊपर वाले फेस में, ऊपर वाला जो हमने किया अर्थमेटिक ऑपरेटर और नीचे वाला असाइनमेंट ऑपरेटर, दोनों के अंदर बुनियादी फर्क क्या है। अर्थमेटिक ऑपरेटर दो वेरिएबल के बिटवीन जो भी मैंने फंक्शन डिफाइन किया, सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, उसने उसके ऊपर काम किया और उसका आउटपुट दे दिया। वेरिएबल की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि असाइनमेंट ऑपरेटर में जिस वेरिएबल को टारगेट किया गया उसकी वैल्यू अपडेट हुई, चेंज हो गई, यानी ऐड हुई तो ऐड हो गई, माइनस हुई तो माइनस होगी, चेंज हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गई तो सब्ट्रैक्ट हो गई, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ये सारे रूल्स इसमें काम करते हैं। हमने इसमें मल्टीप्लाई नहीं लगाया तो वो भी लगा देता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, चले, कोई मसला नहीं, फिगर्स चेंज हो जाएंगे। क्लियर है, ये चीज समझ आई आपको? सही सर। ओके जी। अच्छा, उसके बाद अब आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर दो कंडीशंस को, यानी जैसे मैंने ऊपर कंडीशन बनाई कि भाई x इजकल टू 10 या y इजकल टू 13, अब वो वैल्यू को टेस्ट करेगा। जैसे अगर मेरे पास दो वेरिएबल हैं x और y, दो दफा इजकल टू लगाऊंगा तो वो उन दोनों को चेक करेगा क्या ये बराबर है। अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। ठीक है। ट्रू को 1 से प्रेजेंट करता है और फॉल्स को ये प्रेजेंट नहीं करता, 0 नहीं दिखाता। 3 दफा इजिकल टू लगाने का मतलब क्या होता है कि आइडेंटिकल, यानी ये वैल्यू बराबर भी है और इनकी डेटा टाइप भी सेम है। ठीक है। कहीं पे हमें ऐसा होता है कि अगर मैं स्ट्रिंग वैल्यू में इन इन्वर्टेड कॉमा में 25 लिखूं और नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यू इंटीजर वैल्यू में 25 लिखूं, दोनों को कंपेयर करूं तो बराबर ही दिखाता है। लेकिन डेटा टाइप अलग अलग हो जाती है। डेटा टाइप सेम होगी तभी तो डेटाबेस में कैलकुलेशन होगी। अगर स्ट्रिंग और न्यूमेरिक को जमा करो तो जमा नहीं होता ना, इसलिए। अच्छा, नॉट आइडेंटिकल यानी ये बराबर भी नहीं है, एक्सक्लेमेशन के साइन इजिकल टू का मतलब है बराबर नहीं है। लेस देन ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा तो वो भी यही कहता है बराबर नहीं है। और एक्सक्लेमेशन के बाद दो दफा इजिकल टू लगाते हैं तो बराबर भी नहीं है, आइडेंटिकल भी नहीं है। फिर अक्सर हम कंपैरिजन करते हैं कि भाई हमारी वैल्यू इससे कम है, इससे ज्यादा है, लेस देन, ग्रेटर देन, या इसके बराबर है, कि भाई मैं इस जो है ना मेरे पास 100 रुपए हैं जो बराबर है अमेरिकन करेंसी में 300 रुपए के। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रेटर देन भी, बराबर बढ़ भी सकता है, बराबर भी हो सकता है। जैसे परसेंटेज के अंदर होता है, आपकी परसेंटेज अगर 70 आती है तो भी आपका ए ग्रेड होता है, और अगर आपकी परसेंटेज 79.99 होती है तो भी आपका ए ग्रेड होता है। तो जो रेंज बनती है करेक्शन इसकी परसेंटेज की, वो बनती है आपकी इस कंपैरिजन की बेस पे। लेस देन इजिकल टू, ग्रेटर देन इजिकल टू, इसकी बेस पे काउंट करते हैं। क्लियर है, ये चीज समझ आई वैसे? यस सर। चलिए। आपने क्योंकि पहले प्रोग्रामिंग की भी है तो आपको थोड़ा ये बेहतर समझ आ भी रहा होगा। अब मैं आता हूँ सही जेटरी की तरह ही है तकरीबन। थोड़ा सा तकरीबन तकरीबन, लेकिन सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, हम्म। अब मैं आता हूँ यहाँ पे इफ कंडीशन के बारे में बताने के लिए, कि मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई मेरी वैल्यू कोई बराबर होगी तो क्या होगा, नहीं होगी तो क्या होगा। इफ के बाद मैं ब्रैकेट के अंदर जो है कंडीशन लिखूंगा, और अगर कंडीशन दुरुस्त होगी तो मैं कुछ भी प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं करवा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ var1 इज इक्वल टू
ठीक है, और उसके बाद मैं 50 कर दूं, या जो भी मैं फर्ज करें मैं 50 कर दूं। ठीक है? अब मैं यहाँ पे करता हूँ डॉलर var1 इजकल टू 50। क्या ये मैंने कंडीशन दुरुस्त लिखी है? यस सर। देखने में तो लग रहा है, लेकिन बेसिकली ये गलत है। यहाँ पे लाइन प्रिंट हो गई, var1 की वैल्यू कितनी थी, 25 थी, अगर आपको 20। पता हो। तो ये यस। कंडीशन दुरुस्त तो नहीं हुई ना। ये हम्म। बेसिकली यहाँ पे एक इजिकल टू असाइन कर देता है, पीएचपी के अंदर 2 दफा इजिकल टू लगाएंगे तो वो कंपेयर करेगा। अब ये लाइन प्रिंट नहीं होगी, हुई? हम्म। नहीं हुई ना। तो उसका रीजन ये है कि कंपैरिजन ऑपरेटर को अलग तरीके से कंपेयर किया जाता है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जावास्क्रिप्ट, सी शार्प में एक ही इजिकल टू से कंपेयर भी करते हैं, एक ही इजिकल टू से असाइन भी करते हैं। लेकिन पीएचपी के अंदर सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है। अब ये लाइन तो नहीं चली। अब हम कहते हैं क्या ये वैल्यू 50 से ज्यादा है? तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रेटर देन 50। क्या है ग्रेटर देन 50 से बड़ी है? द वैल्यू ऑफ var1 इज ग्रेटर देन कर देते हैं यहाँ पे। ग्रेटर टू 50 भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन भी कर सकते हैं। चलें, क्या ये लाइन प्रिंट होगी? ये लाइन भी प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि var1 की वैल्यू मेरे पास कितनी डिफाइन है, 25। क्लियर है? हम्म। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यही कंडीशन के साथ, मैं कहता हूँ कि ये वैल्यू क्या ये 50 से कम है, तो अब क्या होगा? द वैल्यू var1 इज लेस देन 50। क्लियर? यस सर। ये चीज समझ आई आपको? जी। हमने इन तीनों कंडीशन को अलग अलग लिखा, जबकि हम इसको नेस्टेड कंडीशन के तौर पे भी लिख सकते हैं। उसका तरीका क्या होता है कि दो तरीके हैं, ये तो या तो आपके पास दो ही आंसर आएंगे, यस या नो। तो पहला कंडीशन का तरीका क्या होता है, मैंने कहा इफ, ठीक है, डॉलर var1 इज इक्वल टू, सॉरी, हाँ, इक्वल टू 50। क्या ये 50 के बराबर है? फिर हमने इसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया और मैंने लिखा एको इन्वर्टेड कॉमा और द वैल्यू ऑफ, एक बी आर टैग भी ले लेते हैं एहतियातन, var1 इज इक्वल टू 50। ठीक है, ये वही चीज होगी जो मैंने ऊपर लिखी है, और रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। अब दूसरी चीज होती है वरना, एल्स। एल्स। एल्स कर दिया। अब मैं यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि मेरी वैल्यू कौन सी है। मैं द वैल्यू ऑफ var1 इज लेस देन और या ग्रेटर देन 50। यानी अब यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि या ये लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेकिन जुमला प्रिंट हो जाएगा लेस देन ग्रेटर देन वाला। समझ रही हैं ये क्यों आया? क्लियर है? चलो, अच्छा, इसको और ज्यादा नेस्टेड किया जा सकता है। कंडीशन लिखने का पहला तरीका मैंने आपको जो बताया, इंडिविजुअल आप सारी कंडीशन एक एक करके लिख लें, या फिर आप अलग अलग कंडीशन डिफाइन कर लें, यानी एक ही कंडीशन में दो फेराज के अंदर डिफाइन कर लें। अब जैसे मैट्रिक की मार्कशीट बना हो आती है, मार्कशीट आ गई, आपका रिजल्ट परसेंटेज अगर आपकी 80% है तो आपका ए ग्रेड बनता है, 80 से कम है, 70 से ज्यादा है तो आपका ए बनता है, 70 से कम है, 60 से ज्यादा है तो बी बनता है, 60 से कम और 50 से ज्यादा है तो सी ग्रेड बनता है। यही ग्रेड का क्राइटेरिया है हमारे मुल्क में। तो जब मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं तो हम कैसे टेस्ट करेंगे? उसके लिए आसान तरीका होता है, अगर var1 इक्वल टू 50, ठीक है, करली ब्रैकेट ओपन, या ऊपर से लाइन कॉपी कर लेता हूँ ये वाली, तो पेस्ट किया यहाँ पे। अब यहाँ पे एल्स के साथ दोबारा कंडीशन लिखी जाती है, एल्स इफ, वरना अगर, और उसके बाद कंडीशन है डॉलर var1 इज लेस देन इजिकल टू, सॉरी, लेस देन 50। तो क्या करेगा करली ब्रैकेट के अंदर, अब करेगा कि भाई वैल्यू इज var1 इज लेस देन, ठीक है जी, और फिर मैं
चाहूँ तो एल्स करके कंडीशन कर सकता हूँ, तो 3 ही टाइप है, लेकिन आप चाहें तो एल्स से दोबारा कर सकते हैं। और $var1 इज ग्रेटर देन 50। कंडीशन लगाते वक्त हमें सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना, हमने जो साइन लगाया है लेस देन ग्रेटर देन का, वो सही लगना चाहिए। क्लियर हो गया? यस समझ सर। आया आपको? यस सर। तो अब हम एक फॉर्म टैग बनाते हैं। फॉर्म आपने पढ़ा है? यस सर, HTML में पढ़ा है। पढ़ा है ना? तो मैं आपको फॉर्म टैग का, मैं यहाँ पे एक नई फाइल लेता हूँ और वहां से यहाँ पे वैल्यू भेजूंगा, ठीक है जी। तो मैं फाइल में आता हूँ, न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ form.php, ठीक है। और इसको यहाँ पे सेव करवा देता हूँ। फाइल सेव हो गई। अच्छा, सबसे पहले फॉर्म का जो होता है डेटा टैग होता है फॉर्म टैग। फॉर्म की बाउंड्री में जितने भी टैग होते हैं वो सब के सब फॉर्म के अंदर डिफाइन होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा इसको, ओके। फॉर्म के एट्रीब्यूट्स के अंदर एफ फ्रॉम हो गया, FORM, ठीक है। पहला एट्रीब्यूट जो होता है फॉर्म का होता है वो होता है एक्शन, डेटा कहाँ जाना चाहिए। अब मैं तो क्लास 3 ये की फाइल। जी। सर, मैंने ये नहीं पढ़ा। मैंने तो फॉर्म बनाना पड़ा है, HTML में जो फॉर्म बनाते पढ़ा है क्रिएट ना? करते हैं। तो मैं जी। आपको ड्रीमवीवर में फॉर्म डिजाइन करना सिखाऊं? फिर सिखा दें। फिर कोई मसला नहीं है, न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। PHP हम्म। की फाइल ही ले लें, चलें। और मैं इसका नाम रख देता हूँ test1। आपके मेथड पे जाता हुआ जाऊंगा, फॉर्म के टैग में जाऊंगा, सबसे पहले होती है फॉर्म की बाउंड्री, ठीक है। इस पे क्लिक करूंगा, फॉर्म की एक बाउंड्री आ जाएगी मेरे पास। ओहो सॉरी, इस बाउंड्री के अंदर जितना भी डेटा होगा वो एक क्लिक करने पे चला जाएगा। आप जब भी कोई यूजर क्रिएट करते हो किसी वेबसाइट पर, गूगल पे, फेसबुक पे, आपसे मल्टीपल इंफॉर्मेशन पूछता है वो। और जब आप सबमिट करते हो तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ किसी एक जगह जाके महफूज हो जाती है। ऐसा हम्म। होता है ना? तो उसकी रीजन जी। यही होती है कि फॉर्म की जो फील्ड्स होती हैं वो एक फॉर्म की बाउंड्री में बंद होती हैं। इस फॉर्म के एट्रीब्यूट होते हैं, पहला एट्रीब्यूट होता है एक्शन, फॉर्म का डेटा जाना कहाँ चाहिए। जैसे कि मैं कहता हूँ फॉर्म का जो डाटा है मेरा वो जाएगा क्लास 3 में। तो अब ये डाटा जब मैं फॉर्म को सबमिट करूंगा, ये डेटा उठकर सारा उस फाइल में जाएगा और वहां जाके प्रोसेस होगा, ठीक है। दूसरी चीज होती है फॉर्म भेजने का तरीका। देखिए, एक मेथड होता है पोस्ट मेथड और एक मेथड होता है गेट मेथड। गेट मेथड यूज करूंगा तो यूआरएल के अंदर क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर, अगर मैं आपको बात करूं किसी लिंक के ऊपर क्लिक करने की, जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई आएगी, वो क्यूरी स्ट्रिंग कहलाती है, ठीक है। तो क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर जो डाटा लिखा हुआ आता है वो आपका यूआरएल के अंदर होता है। और पोस्ट मेथड के अंदर क्या होता है, आपका डेटा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है दूसरी फाइल में। तो हम यहाँ पे पोस्ट मेथड ले रहे हैं फिलहाल, या गेट ले लेते हैं, चलें कोई मसला नहीं, अभी तो हम सिर्फ जस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं। गेट मेथड लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले फील्ड होती है टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। ये बेसिकली इनपुट फील्ड कहलाती है, इसको कहते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। और इसके आगे आप यहाँ पे कोई भी कोड लिखना चाहो, वैल्यू लिखना चाहो, लिख सकते हो। इस फील्ड का एक नाम होता है, जो आप इंफॉर्मेशन फिल करते हो ना फेसबुक में यूजर नेम और पासवर्ड के खाने में, उस फील्ड का नाम होता है FB यूजर नेम, ठीक है। अब जब यूजर नेम पे आप क्लिक करते हो तो वो आपको एक जगह पे ले जाता है जहाँ पे आप अपने सिस्टम पे लॉग इन हो जाते हो। तो वो नाम यहाँ पे देना पड़ता है, इस फील्ड का नाम यहाँ पे नीचे बॉटम में आ रहा है, और इस फील्ड को मैंने फर्स्ट करें यूजर नेम या UID नाम दे दिया। तो ये कंप्यूटर में इसका जो UID का रेफरेंस है ना वो चलेगा, ठीक। वैल्यू तो देखें, फेसबुक के लॉगिन पैनल में आप अपने आईडी से लॉगिन हो गए, Samina123@gmail.com, या मैं कहता हूँ Shakil123@gmail.com। हर बंदे की इंफॉर्मेशन डिफरेंट होगी, लेकिन लेबल, जिस लेबल के तहत वो प्रोसेस होगा प्रोग्रामिंग में, जगह जगह वो जगह कहलाती है आपकी UID के लेबल के नाम से, या UID का वेरिएबल में सेव होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको वैल्यू को सेव करवा सकते हो। क्लियर हो गया? समझ गए? जी।
अच्छा, अब मैं इस जगह आता हूँ और मैं बल्कि यहाँ से HTML का डेटा ही पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपकी ज़्यादा आसानी रहेगी। HTML तो आता है ना आपको? जी सर, HTML आता है। जी ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे सब डिलीट कर रहा हूँ, फालतू चीज़ें हटा के, ताकि फिर हम टारगेटेड जो हमारी चीज़ है हम उसी पे फोकस करेंगे। अच्छा, डॉक टाइप HTML का वर्जन बताता है, HTML स्टार्ट से लेके HTML एंड तक जो है इसका पूरी वेबसाइट होती है। हेड टैग HTML का इनविजिबल पार्ट है, बॉडी टैग फॉर्म उसका आपका जो है वेब पेज का इनविजिबल पार्ट, वो विजिबल पार्ट है जो नजर आता है। अब मैंने यहाँ पे लिया फॉर्म टैग, एक्शन लिया, इसका क्लास C.php, मेथड है गेट मेथड। फॉर्म का नाम या आईडी की जरूरत नहीं है मुझे, इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले इनपुट फील्ड लूंगा मैं यहाँ पे, इनपुट फील्ड ली मैंने, इनपुट, ठीक है, टाइप, और मैंने इसका नाम रखा टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड में मैं टेक्स्ट का डाटा रख सकता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ क्योंकि मैंने वैल्यू भेजनी है तो मैं कर देता हूँ नंबर। अच्छा, इन नंबर, अगर आप चाहते हो कि नंबर की फील्ड हो तो आप नंबर की फील्ड ले सकते हो, इसमें सिर्फ नंबर लिखे जा सकते हैं, ये एक इसका फायदा होगा। मैं एक नंबर की फील्ड ले लेता हूँ, इसका एक नाम रखना पड़ेगा जो प्रोग्रामिंग में कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ num1। ठीक है, ये num1 की वैल्यू आएगी और आगे जाके प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है जी, सेव किया। जी। फॉर्म का मेथड जो है क्लास 3 है और मेथड गेट मेथड है। अब इसको लॉन्च करता हूँ इस फाइल को, ब्राउजर में जाऊंगा और क्लास 3 के बजाय मैं यहाँ पे फॉर्म लिखूंगा, .php लिखूंगा और इंटर का बटन दबाऊंगा, मैं इस पेज पे आ जाऊंगा। आ गया, ये नंबर लिखा हुआ आ गया, क्लियर। जी। फॉर्म को भेजने के लिए एक बटन की जरूरत पड़ती है, उसको कहते हैं इनपुट टाइप, और वो होता है सबमिट बटन। ठीक है, सर। इसको बंद करूंगा और सेव करके मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे फॉर्म को भेजने के लिए एक बटन भी आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखा जा रहा। ठीक है, ई क्यों लिख रहा है, साइंटिफिक नंबर के लिए ई का वर्ड यूज होता है। बाकी यहाँ पे आप नंबर लिख सकते हो, नंबर स्टीपर से आप नंबर कम या ज्यादा कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू ले ली, बिटवीन 198 ले लिया। सबमिट करूंगा तो ये मेरे फॉर्म में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास नजर आ रही होगी यूआरएल के अंदर, वो है आपके num1 और ID = 8। ठीक है जी, ये नजर आ रहा है आपको। जी। अब मैं आता हूँ बॉटम में, और बॉटम में आने के बाद यहाँ पे अपने क्लास 2 वाली फाइल के अंदर, और जहाँ पे ये var1 की फील्ड थी, इस जगह मैं वेरिएबल को रिसीव करूंगा, फॉर्म के थ्रू आने वाले वेरिएबल को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा इफ, अगर $_ कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ, मैंने कहा गेट मेथड, गेट मेथड से कुछ आ रहा है तो ये कंडीशन नीचे वाली चलेगी वरना नहीं चलेगी। ठीक है, तो मैंने इस कंडीशन को यहाँ से देके यहाँ से यहाँ तक क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके अंदर प्लस, अब यहाँ पे $var1 दोबारा डिक्लेयर किया, क्योंकि वेरिएबल है ना, आप 10 दफा डिक्लेयर कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे लिखा $_ post या गेट, बिग ब्रैकेट के अंदर जो फील्ड का नाम क्या था, num1 फील्ड का नाम था, वो आ जाएगा। ठीक है जी, इस वैल्यू को लिखने से फील्ड की जो वैल्यू है var1 में आएगी, और मेरा फंक्शन पे जो var1 है आगे तक काम कर रहा है तो मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेव करके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे आ गया वैल्यू इज ग्रेटर देन टू 50, लाइन नंबर 3, ये रही। मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इसको ना बोल्ड करने के साथ साथ इसका कलर बदल देता हूँ, फॉन्ट कलर टू रेड। यहाँ पे बोल्ड का टैग ले लेता हूँ मैं। ठीक है जी, फॉन्ट बोल्ड भी होगा, रेड कलर में भी नजर आएगा। अगर इक्वल होगा तो रेड में आएगा, और अगर लेस देन होगा तो ये हो जाएगा ब्लू।
ठीक है। हम्म। और यहाँ पे अगर ये ग्रेटर देन होगा तो ये ग्रीन में आ जाएगा। ठीक है जी। कलर भी बदल देते हैं और बोल्ड भी हो जाएगा थोड़ा सा। रिफ्रेश करता हूँ तो ये ग्रीन कलर में आ गया, ग्रेटर देन 50 वाली लाइन। हम्म। बाकी बैक करता हूँ, मैं कहता हूँ यार इसको 50 करके देता हूँ, क्या ये लाल में आएगा? तो ये रेड में लिखा हुआ आ गया। फिर बैक करता हूँ और मैंने कहा यार इसको एक नंबर कम करके देखते हैं, चलो लेस देन 50। तो जब मैं सबमिट करता हूँ ये ब्लू में आ गया। तो क्या ये चीज समझ आई आपको? सर समझ आ गई, लेकिन प्रैक्टिस करूंगी तो और आ जाएगी। हाँ ये बात सही है, प्रैक्टिस से ही आता है, प्रैक्टिस मेंस मेक अ परफेक्ट। अच्छा यहाँ पे ऊपर देखने ये वैल्यू आ रही है 48, ये क्लियर नजर आ रही है आपका वैल्यू? जी जी जी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। और अब देखें, मैं यहाँ पे अगर मैं इसको कर देता हूँ 100, तो क्या ये नीचे वाली वैल्यू की वैल्यू चेंज होगी? हम्म। नहीं होगी, ये होगी। रीजन ये है कि गेट मेथड है, गेट मेथड में आप यूआरएल में कोई भी तब्दीली करो उसका इम्पैक्ट आपको नजर आ जाता है। अब ये एक बहुत खतरनाक चीज होती है, अगर यूजर का लॉगिन क्रेडेंशियल जो होते हैं, यूजर नेम पासवर्ड टॉप पर दिए हुए हों, तो वैल्यू अगर वो आ गई, जो वैल्यू बंदे ने कॉपी कर ली तो गया, तो आपको यहाँ पे इंकोड कराना पड़ेगा अगर आप ये यूज करते हो। पोस्ट मेथड यूज करेंगे तो यहाँ पे यूआरएल के अंदर डाटा नजर नहीं आएगा, इस जगह पे वो वैल्यू यहाँ पर आएगी और प्रोसेस हो जाएगी। अगर मैं पोस्ट मेथड से वैल्यू भेजूंगा तो मुझे पोस्ट मेथड से यहाँ पर रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो मेथड चेंज होंगे। बाकी फंक्शन मेरे लोकल पीएचपी वेरिएबल्स के अंदर डिफाइन है। जो भी वैल्यू आएगी हम उसको पहले किसी सिंपल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर उस सिंपल वेरिएबल को फिल्टर करके पूरी फाइल के अंदर जगह जगह इस्तेमाल करेंगे। ये तरीका कहलाता है प्रोग्रामिंग का। असल जो तरीका मेथड है वो यही है, इसी तरीके से हम इसको काम करते हैं। क्लियर है, समझ आया आपको? सही है। और आप बताएं और कुछ पढ़ना है इसके अलावा? आज का टॉपिक ये था मेरा। सर आज का टॉपिक तो ये था, अगर तो आपने मेरी एक हफ्ते बाद क्लास लेनी है तो आप मुझे कुछ और भी पढ़ा दें, तो प्रैक्टिस में करती रहूंगी। अगर तो और क्लासेस लेंगे इस हफ्ते तो चले मैं काफी एक आज। काम करता हूँ, मंगल वाले दिन, लेकिन मंगल वाले दिन होगा 6:30 बजे, 6:15 या 6:30 के बिटवीन क्लास स्टार्ट करूंगा। शाम में। शाम में ना? हम्म। ठीक है, पॉसिबल है? यस सर, कोशिश कर लूंगी। कोशिश कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर भी रहेगा। आप हम्म। जब तक इसकी प्रैक्टिस कर लेना, 2 दिन हैं। और मंगल वाले दिन जो है, मैं एक रिमाइंडर भी मुझे छोड़ दीजिएगा वहाँ 4-5 बजे तक। फिर जो सही है मैं सर। आपको इंशाल्लाह क्लास मैनेज करके स्टार्ट कर लूंगा, क्योंकि उस दिन मेरा ऑफ है। तो वो मैं सही उस दिन के हवाले से ना कंटिन्यू कर लूंगा, उस दिन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। सही सही। ये आप इसका मुझे लिंक बस आज ही भेज दीजिएगा, ये जो आप ये वीडियो होगी ना हाँ, आज की। आज मैं सुबह भेज दूं, क्योंकि असल में देखिए मैं अपने ऑफिस से अपलोड करूंगा आज, जो है ना मेरी अभी बैक टू बैक क्लासेस हैं, तो आज टाइम नहीं मिल पाएगा मुझे। चलो ठीक है, कल सुबह कर ठीक है, दीजिएगा। सुबह कल ना आपको कल सुबह इसका लिंक भेज दूंगा। फिर आप कल इसकी हम्म। प्रैक्टिस करके मुझे भेज देना बेटा। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं मंगल को। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके। अल्लाह हाफ़िज़।